Welcome to RK Coaching Center. I am Ranjit Kumar. Today I am going to start chapter 1 of class ninth of science. This video take more time to complete due to extra study material. I hope you will show your interest and support RK Coaching Center. जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैटर। मैटर है क्या? तो हमारे आसपास कोई भी जो चीज़ रखी हुई है, चाहे वो पेन हो या पेंसिल हो, रबर हो, चेयर, टेबल, फैन, हर चीज़ वो मैटर है जो ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। मैटर वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो जगह घेरती है और उसका अपना एक घनत्व यानी मास होता है। मैटर को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स एज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर कॉल्ड पंच तत्व। जो हमारे भारतीय फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को 5 तत्वों में विभाजित किया। हवा, पृथ्वी, आग, आसमान और पानी। इन पांचों को उन फिलोसफर्स ने एक नाम दिया, एक टर्म दिया जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। दूसरा जो हमारा है, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वहीं हम अगर शारीरिक रूप से बात करें, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, तो हमने मैटर को 3 बेसिक फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है। सॉलिड फर्स्ट है हमारा, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैसेस। थर्ड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन में अगर बात करें तो हमने मैटर को क्लासिफाइड किया है प्योर सब्सटेंस में और मिक्सर में। किसमें? प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे प्योर सब्सटेंसेस में भी एलिमेंट और कंपाउंड्स। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो हमारा एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। मिक्सर्स में भी होमोजीनियस मिक्सर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सर्स। इसको हम और अच्छे से हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैंने आपको यहाँ पे और अच्छे से थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। मिक्सर जो होता है, एक बार रिपीट करते हैं, जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एलिमेंट और कंपाउंड हो सकता है। मिक्सर जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस भी और हेट्रोजीनियस मिक्सर भी। जैसे कि मैंने अभी बताया, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं हमारे, एलिमेंट्स और कंपाउंड में। होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। प्योर सब्सटेंस है क्या? तो यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ए प्योर सब्सटेंस हैज़ अ डेफिनेट एंड कांस्टेंट कॉम्पोजिशन लाइक सॉल्ट और शुगर। एंड अगर हम एलिमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो वो यहाँ है, एन एलिमेंट इज़ कम्पोज्ड ऑफ अ सिंगल काइंड ऑफ एटम। जो एलिमेंट होता है वो सिंगल टाइप ऑफ या सिंगल काइंड ऑफ एटम से बना होता है। जैसे अगर हम बात करें H2, वही अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कंपाउंड की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है। ए कंपाउंड इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन अ स्पेसिफिक रेशियो। जो कंपाउंड होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को मिक्स करके बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ देखिए ये सिंगल एटम से बना है तो इसको हमने कहा एलिमेंट। यहाँ पे देखो, इसको दो या 2 से ज़्यादा अगर एलिमेंट से कोई ऑब्जेक्ट या कोई मैटर बनता है तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि मैंने बताया, तो हम मिक्सर जो होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो यहाँ पे हमने 2 डेफिनेशन देखी है। तो होमोजीनियस मिक्सर कौन से होते हैं? ए होमोजीनियस मिक्सर इज़ अ मिक्सर वेयर द कंपोनेंट्स दैट मेक अप द मिक्सर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सर। जिसमें एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का, एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होना चाहिए। जैसे हम ब्लड का एग्जांपल लेते हैं, ब्लड की अगर बात करें, ब्लड में हमारे प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। लेकिन जो उसका अगर हम यूनिफॉर्मली कंपोजिशन की बात करें तो उसका रंग कैसा होता है? रेड। तो इसलिए हम ब्लड को एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सर। वही अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सर की बात करें, a heterogeneous mixer is a mixer where the components of the mixer are not uniform or have localized regions with different properties.
अगर हम वही बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स के मिक्सचर जो होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। मतलब कि यहाँ पे अगर हम एग्जांपल बात करें पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा आपने देखा होगा नॉर्मली, तो पिज़्ज़ा जो होता है उसको देखते हम, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हमें अलग अलग तरीके से दिखाई दे जाते हैं, तो इसलिए इसको हमने क्या कहा है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सर। जैसे कि हमारा स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो हमारे 3 स्टेट ऑफ मैटर जैसे मैंने बताया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर सॉलिड में जैसे हम एग्जांपल्स की बात करें, तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ देखो एग्जांपल हैट, पेंसिल, स्केटबोर्ड, टेबल, स्नो, एप्पल, बाइसिकल, ट्री, ट्री हाउस। तो ये सारे क्या है हमारे सॉलिड में। अगर हम लिक्विड में बात करें तो वाटर इन पूल, मिल्क हो गया हमारा, हॉट चॉकलेट हो गया, रेन हो गया, सूप हो गया, जूस हो गया, ड्रिंक हो गया। तो ये सारा हमारा किस में आ जाता है, लिक्विड में। अगर हम गैस में बात करें तो गैस में हम बात करें तो यहाँ पे हमारी विंड आ गया, एयर आ गया, हॉट एयर बैलून है, विंड फ्रॉम फैन, स्ट्रीम, विंड, फॉग, ये सारे हमारे क्या हैं, गैसेस के एग्जाम्पल्स। जैसे कि हमने अभी पढ़ा मैटर के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फर्स्ट हमारा जैसे पॉइंट है मैटर। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बना होता है। अगर हम चौक की बात करें, जैसे आप सब जानते ही हो ब्लैक बोर्ड पे जो हम चौक से लिखते हैं, चौक जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर एक चौक बनता है पूरा। दूसरा अगर हम बात करें, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टीनी इन साइज। जो पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर के बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो हमेशा लगातार चलते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें अगर हम, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन पांचों पॉइंट को हम एक एक्टिविटी के थ्रू अच्छे से समझेंगे। जैसे कि यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं। तो हम इसे इसे एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ते हैं और जानते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। टेक सम वाटर इन अ बीकर। एक बीकर लीजिए और उसमें कुछ पानी लेना है, एंड नॉट इट्स लेवल, और उसका लेवल देख लेना कि आपने 100 मिलीलीटर वाटर लिया है, 10 ml या 90 ml, जितना भी लिया उसको मार्क कर देना। डिज़ोल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट, और उसमें थोड़ा सा चीनी या फिर नमक उसमें डिज़ोल्व कर दो, मिला दो। विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड, ग्लास रोड की हेल्प से द सॉल्ट डिज़ोल्व इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। यहाँ हम देखेंगे अगर जब हम सॉल्ट या वाटर को सॉल्ट में वाटर में जब हम सॉल्ट या फिर शुगर को जब मिक्स करते हैं तो उसका वाटर लेवल चेंज नहीं होता। ये नोट करने वाली बात है। ये आप घर पे भी आसानी से कर सकते हैं। चीनी और नमक आसानी से घर में मिल जाता है, तो आप इसको घर में भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो वाटर लेवल है वो डजंट चेंज। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, द पार्टिकल ऑफ वाटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। जो वाटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में स्पेस होता है। तो ये जो पार्टिकल हमने मिक्स किए उसमें शुगर और सॉल्ट के, तो वो जो खाली स्पेस था वहाँ पे जाके ये फिल हो गए। तो दिस शो द मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो मैटर होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, उनमें स्पेस होता है और वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था वो था ये, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टीनी। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो हम एक एक्टिविटी के थ्रू उसको करके देखते हैं। डिजोल्व 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ बीकर। एक बीकर लेना है हमें, उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट एक जो कंपाउंड है हमारे पास KMnO4 इसका फॉर्मूला होता है, इसके 2 से 3 क्रिस्टल हमें लेने हैं और उस पानी में डिज़ोल्व कर देना है। टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डिज़ोल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। एक और बीकर लो, उसमें भी 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर ले लो, और जो पहले वाला बीकर था, ये पहले वाला बीकर है, जैसे कि इसमें हमने 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर लिया, इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया।
फिर ये जो खाली बीकर था जिसमें हमने कोई भी कलर नहीं था, इसमें से 10 ml लिया और इसमें डाल दिया। इसके बाद देखा कि इस जो हम हमारा 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर था वो भी कलर्ड हो गया। फिर इसमें से हमने 10 मिलीलीटर और पानी लिया, फिर अगले नेक्स्ट वाले में डाला, फिर और हमने नेक्स्ट वाले में डाला। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दिस शो दैट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इससे क्या है, 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के एक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर को, यानी बहुत सारे पानी को कलर्ड कर सकता है। ऐसा कैसे हुआ? तो बिकॉज देयर आर मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल इन ईच क्रिस्टल। हर एक क्रिस्टल में बहुत ही ज़्यादा, लाखों में छोटे छोटे क्रिस्टल पाए जाते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, क्या उनमें स्पेस भी होता है? तो यहाँ आप देख सकते हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो आप देखिए यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट है इसमें जो स्पेस है, पार्टिकल के बीच में स्पेस है, बहुत ही कम है। और अगर हम लिक्विड में बात करें तो लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है। और उसके बाद अगर हम गैस की बात करें, गैस में अगर देखें तो गैस में ज़्यादा स्पेस है। स्पेस को हम साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो हमें पता चलता है इससे कि जो पार्टिकल होते हैं उनमें स्पेस होता है। व्हेन वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर, जब हम पानी में नमक मिलाते हैं तो क्या होता है? वो नमक कहाँ चले जाता है? क्या उस पानी का लेवल बढ़ जाता है? तो ऐसा नहीं होता है, तो वो नमक उस ही पानी में मिल जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो वाटर है, लिक्विड है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जिस कारण वो सॉल्ट उस स्पेस को फिल कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट जो हमारा है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो लगातार मूव करते हैं। अब इसका एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझेंगे। टेक सम वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में पानी लीजिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड ऑफ द बीकर, और उस बीकर में कोई भी कलर आप डाल सकते हैं जो भी आपके घर पे हो, जो आपके पास हो। जैसे कि यहाँ पे हमने ब्लू इंक डाला है। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू आवर्स, और इसे कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दें बिना डिस्टर्ब किए। द इंक स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, हम बाद में 2-4 घंटे बाद देखेंगे कि जो वो इंक है वो पूरे बीकर में फैल जाएगा, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ वाटर एंड इंक। ऐसा कैसे हुआ? तो मूवमेंट हुआ, हलचल हुआ, किस में? पानी और इंक में। द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी एज द टेम्परेचर राइज। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पार्टिकल मूव फास्टर बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो पार्टिकल्स हैं वो और तेज़ी से मूव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज, और इससे जो पार्टिकल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण वो और तेज़ी से चलते हैं। इसको हम गैसेज स्टेट में और अच्छे से जानेंगे। यहाँ हम बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो हमारा लास्ट पॉइंट है, ई पॉइंट जो था हमारा, कि मैटर जो होते हैं उनमें जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम उसको समझेंगे। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। एक नेल लो, कील लो, एक चॉक लेना है और एक रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग। इसे हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे इसको हथौड़े से मारो, चाहे फिर इसको काटो या फिर स्ट्रेच करो, खींचो। इट इज़ मोर ईजियर टू ब्रेक द चॉक, सबसे आसान होगा चॉक को तोड़ना। लेस ईजियर टू ब्रेक द रबर बैंड, और उससे थोड़ा सा मुश्किल होगा रबर बैंड को तोड़ना। एंड डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल, और सबसे मुश्किल होगा आयरन नेल को ब्रेक करना। ऐसा क्या हुआ इसके बीच में? ऐसा क्या था जो इन तीनों को टूटने में इतनी दिक्कत आई? तो बात करते हैं ऐसा किस लिए हो। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल इन द आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे बीच में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है? सॉलिड में। उससे लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड में। और सबसे कम जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किस में होता है?
गैस में। इसलिए हमारा जो आयरन नेल है वो बहुत ज़्यादा फोर्स उसको लगाना पड़ा, जिस कारण वो नहीं टूट पाया, और रबर बैंड और जो चौक है वो इजीली टूट गए। यहाँ नोट करने वाली जो बात है, फर्स्ट जो है नोट करने वाली बात ये है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज़ मिनिमम इन सॉलिड। सॉलिड में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं, स्पेस होता है, सबसे कम होता है। इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, और उससे थोड़ा सा कम होता है लिक्विड में, और मैक्सिमम इन गैसेज, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो गैसेज में होता है। सेकंड पॉइंट की अगर यहाँ पे हम बात करें, सेकंड पॉइंट जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सबसे ज़्यादा जो होता है वो सॉलिड में होता है, और उससे कम जो होता है वो होता है लिक्विड में, और सबसे वीकेस्ट इन गैसेज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वीकेस्ट इन गैसेज, सबसे कमज़ोर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस फॉर्म में। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ मिनिमम इन सॉलिड। जो मूवमेंट होती है, हलचल होती है, सॉलिड में बहुत कम होती है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होती है, और जो गैस में होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम इन गैसेस। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, हम पढ़ने जा रहे हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर में ही बता दिया था, जो फिजिकल स्टेट होती है मैटर की वो सॉलिड और लिक्विड और गैस होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, बोन्स एंड टीथ आर सॉलिड, जो हमारी हड्डी होती है, दांत होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। ब्लड एंड वाटर, अगर हम ब्लड और वाटर की बात करें तो ये लिक्विड होती है। एयर इन आवर लंग्स इज गैसियस, अगर हम हवा की बात करें, हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो उसमें एयर होता है। देयर इज़ 70% ऑफ वाटर इज़ इन आवर बॉडी, और हम जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में 70% यानी परसेंट तक, 70% तक हमारी बॉडी में पानी होता है। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की। सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड हैव डेफिनेट शेप्स एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, जो सॉलिड होता है वो डेफिनेट शेप होती है उनकी, और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसका रीज़न मैंने आपको लास्ट डायग्राम में बता दिया था। बिकॉज स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज लेस, बहुत ही कम इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें हम, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम, और जो स्पेस होता है बहुत ही कम होता है सॉलिड के अंदर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, और सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड में होता है। फोर्थ पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम, और इसके पार्टिकल जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं इसमें जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है। दे आर लिस्ट कंप्रेसिबल, और हम सॉलिड को बहुत ही कम कंप्रेस्ड कर सकते हैं, दबा सकते हैं। देयर रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज लिस्ट, और इनके तोड़ने में भी इनको ज़्यादा टाइम लगता है। इसके बाद अगर हम कुछ एक्सेप्शन एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे रबर बैंड। रबर बैंड एक सॉलिड है। रबर बैंड इज अ सॉलिड बिकॉज इट कैन चेंज इट्स शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन इट्स शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। हम देखते हैं जब रबर बैंड जो होती है वो उसको जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाती है, और जब हम उस फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो अपनी शेप रिगेन कर लेते, दोबारा उसी शेप में आ जाती है। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, जब हम उस पर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो इट ब्रेक्स, वो टूट जाता है। द सॉलिड हैव फिक्स्ड एंड रिजिड शेप, जैसे कि हम जानते हैं जो सॉलिड होते हैं उसका फिक्स्ड शेप और साइज होता है। वहीं अगर हम बात करें, वी कैन कंप्रेस स्पंज, स्पंज जैसे कि फोम, जिसे आप आम भाषा में फोम कहते हैं, वो आपके घर पे भी मिल जाएगा, आपको सोफे में मिल जाएगा, बेड के गद्दे में मिल जाएगा, तो आपको स्पंज ईजिली मिल जाएगा। तो वी कैन कंप्रेस स्पंज एज इट्स पोर्स आर फिल्ड विद एयर बट इट इज़ सॉलिड। स्पंज भी एक सॉलिड ही है। जो स्पंज होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसमें हवा फिल होती है, जिस कारण वो फूला फूला यानी कि स्वेल हमें दिखाई देता है। सॉल्ट एंड शुगर टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। जो सॉल्ट होता है, नमक होता है और चीनी होता है, जिस कंटेनर में हम उसको रखना चाहे वो उसी की शेप ले लेता है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्रिस्टल ऑफ शुगर एंड सॉल्ट होते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं शुगर और सॉल्ट के, वो कभी चेंज नहीं होते, डू नॉट चेंज, सो दे आर सॉलिड। तो ये भी एक सॉलिड ही है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड।
तो फर्स्ट हमारा है लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। जो लिक्विड होते हैं उनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती लेकिन वॉल्यूम उनका फिक्स्ड होता है। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, हम लिक्विड को जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसी की शेप ले लेता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, और जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं इसमें जो स्पेस होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज इंटीमेट, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, और जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का आपस में एक दूसरे से टकराना वो भी इसमें सॉलिड से ज़्यादा होता है। दे आर लेस कंप्रेसिबल, इसे कम दबा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें कुछ नोट्स की बात करें, जो जानने वाली बात है वो हमारे यहाँ पे जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड कीप इट्स वॉल्यूम सेम। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, इसी वजह से जो वॉल्यूम होता है उसका सेम रह पाता है। लिक्विड्स आर सब्सटेंसेस हैविंग फिक्स्ड डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड और डेफिनेट होता है बट फिक्स्ड शेप नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड, उस लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रखा जाता है वो उसी शेप को ले लेता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो गैसेस स्टेट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। गैसेज हैव नो डेफिनेट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम, जो गैस होते हैं उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। गैसेज ऑक्यूपाई होल स्पेस ऑफ द कंटेनर, जिस भी कंटेनर में गैस को रखा जाता है वो पूरे ही कंटेनर को घेरता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है गैस में सबसे ज़्यादा होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज़ मिनिमम, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है गैसेज स्टेट में। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज़ मैक्सिमम, दे आर द मोस्ट कंप्रेसिबल, सबसे ज़्यादा जिसे हम कंप्रेस कर सकते हैं वो है हमारा गैस। इसमें जानने वाली बात जो है, नोट्स जो है हमारे वो ये है, द पार्टिकल इन अ गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन हैंस गैसेस कैन फ्लो। जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो किसी भी दिशा में मूव करने के लिए फ्री होते हैं। गैसेस आर सब्सटेंसेस दैट डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई ऑल वॉल्यूम अवेलेबल टू देम। प्रेशर ऑफ गैस is the force applied on the walls of vessels by irregular moving gas particle। हम जिस भी कंटेनर में गैस को रखते हैं वो गैस पार्टिकल्स उस कंटेनर के वॉल्स पर फोर्स अप्लाइड करते हैं, यानी कि बल लगाते हैं। यहाँ एक डायग्राम दिया गया है जल्दी से आपको रिकैप करने के लिए। ये आपका गैसेस स्टेट, इसमें आप देख सकते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करें तो सबसे कम है। उसमें लिक्विड में बात करें तो यहाँ पे भी इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा सा कम हो गया है गैस से, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यहाँ पे गैस से कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमारा सॉलिड में होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जो है हमने अभी जितने भी स्टेट ऑफ मैटर पढ़े, सॉलिड लिक्विड गैस, ये इंटरचेंज भी होते हैं, तो इसी पे हम बात करेंगे, चेंज ऑफ स्टेट। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंज इनटू लिक्विड, जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है। तो व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट चेंजेस टू लिक्विड, जब हम गैस को ठंडा करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड, और ऐसे ही जब हम लिक्विड को ठंडा करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इफ़ आइस इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर, जब हम किसी बर्फ़, जिसे हम बर्फ़ कहते हैं, आइस कहते हैं, अगर हम इसे जब हम हीट करते हैं तो ये वाटर में चेंज हो जाता है। इफ़ वाटर इज़ हीट इट चेंजेस इनटू स्टीम, और जैसे ही उस वाटर को हीट किया जाता है तो वो स्टीम यानी गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। इफ़ स्टीम इज़ कूल्ड इट चेंजेस इनटू वाटर, और स्टीम को अगर ठंडा करते हैं तो वो वाटर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम फ्लो चार्ट देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सॉलिड स्टेट हीट किया तो हमारा लिक्विड स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट को हीट किया तो गैसेस स्टेट हो गया, और इसको रिवर्स करके देखें तो गैसेस स्टेट को कूल किया तो लिक्विड बन गया, लिक्विड को कूल किया तो सॉलिड बन गया। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट, जिसे हम फ्यूज़न भी कहते हैं। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल बिगेन टू वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड। जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने शुरू करते हैं और ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करते हैं। बिगेन टू मूव मोर फ्रीली, और बहुत ही ज़्यादा फ्री टू मूव होते हैं, बहुत ही तेज़ चलने शुरू हो जाते हैं। देन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट्स, और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर जो सॉलिड होता है वो पिघलना शुरू करता है एंड चेंजेस इनटू लिक्विड, और लिक्विड में चेंज हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूज़न, इसीलिए जो मेल्टिंग प्रोसेस होती है उसको फ्यूज़न भी कहा जाता है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, जो टेम्परेचर होता है सॉलिड जब पिघलता है, इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हमें मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन मिली। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, वो है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बात करें तो 273 केल्विन होता है। वहीं हम बात करें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, the amount of heat required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion. यहाँ आप देख सकते हैं ये आइस है, जैसे इसको हमने हीट किया तो ये क्या है, लिक्विड में चेंज होना शुरू हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, इट्स पार्टिकल बिगिन टू मूव इवन फास्टर, जो उसके पार्टिकल होते हैं और तेज़ी से मूव करते हैं। देन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर द लिक्विड बिगिंस टू बॉयल, और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर जो लिक्विड होता है वो उबलना यानी बॉयल होना शुरू होता है, चेंज इनटू गैसियस, और वेपर में चेंज हो जाता है। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिनन, जो बॉइलिंग होता है वो बल्क ऑफ फिनोमिनन होता है, मतलब कि बहुत सारे पानी को एक साथ इकट्ठा बॉयल करना। व्हेन अ लिक्विड बॉयल द बल्क ऑफ द फिनोमिनन लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एक कोई भी लिक्विड जब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर बॉयल होना शुरू होता है तो उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में अगर बात करें तो 373 केल्विन होता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो 273 प्लस एनी सेल्सियस टेम्परेचर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें, the amount of heat energy required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is called its latent heat of vaporization। एक किलो लिक्विड को या 1 लीटर लिक्विड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर जब बॉईल किया जाता है तो उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। सब्लिमेशन, अगर हम यहाँ बात करें सब्लिमेशन, जो कि पेपर में हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सब्लिमेशन की डेफिनेशन की बात करेंगे पहले। द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट। कोई भी ऐसा पदार्थ या मैटर जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाता है बिना किसी लिक्विड स्टेट में आए, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, इफ़ सॉलिड कैम्फर या एमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे दो एग्जांपल है हमारे पास, कैम्फर और एमोनियम क्लोराइड, इसको हम हीट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्नर है, यहाँ पे आपका चाइना डिश है, एमोनियम क्लोराइड है, एमोनियम क्लोराइड वेपर्स यहाँ पे बन रहे हैं। जैसे ही हमने इसको हीट किया तो एमोनियम क्लोराइड जो है ऊपर हमने कॉटन लगा दिया ताकि गैस जो होता है वो वहाँ से बाहर निकल जाए। तो जैसे हमने इस एमोनियम क्लोराइड को हीट किया तो आपने यहाँ पे देखा जो वॉल है इस फनल की, इन्वर्टेड फनल की, वो ठंडी हो रही है ऊपर से। तो यहाँ पे ये आगे एमोनियम क्लोराइड यहाँ पे आके जम गया और जो है गैस ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे हमें कोई भी लिक्विड देखने को नहीं मिला, तो इसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेज, कि जो प्रेशर जो है वो गैस पे क्या इफेक्ट करता है। तो हम बात करेंगे व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल कम क्लोजर एंड द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। जब हम किसी गैस पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गैस, इसको जब हम प्रेशर लगा रहे हैं, नीचे पिस्टल से प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। वी कैन लिक्विफाई गैसेज बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात जो है वो ये है कि जब हम प्रेशर, किसी गैस पे प्रेशर अप्लाई करें और उसका टेम्परेचर घटा दे, टेम्परेचर जो है रिड्यूस कर दे, तो उसको हम लिक्विफाई यानी कि लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। यहीं पे हम ड्राई आइस की बात करेंगे, ये भी पेपर में पूछा जाता है एग्ज़ाम में।
तो कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। जो कंप्रेस्ड यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेरिक गैस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंप्रेस्ड करके एक सॉलिड फॉर्म दे दिया जाता है, जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं। इफ़ द प्रेशर इज रिड्यूस इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट। अगर हम उस ड्राई आइस पे से उसका प्रेशर रिलीज़ कर दे, मतलब कि रिड्यूस कर दे, तो वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा बिना किसी लिक्विड स्टेट में आए हुए। यहाँ पे इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर दे रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है बाय सब्लिमेशन, सॉलिड से सब्लिमेशन, और सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है फ्यूज़न। फिर बात करते हैं लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है तो वो भी सब्लिमेशन होता है। गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो वेपराइजेशन, और लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो कंडेंसेशन। तो इसको ध्यान में रखना, इससे आप इनकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। यहाँ हमारा जो लास्ट टॉपिक आ गया है वो है एवोपरेशन। एवोपरेशन होता क्या है? द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपरेशन। किसी भी पदार्थ को यानी लिक्विड को जब हम किसी टेम्परेचर पर उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जब बॉईल करते हैं तो वो एवोपरेट हो जाता है, उसी को हम एवोपरेशन कहते हैं। एवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। ये ज़्यादातर अधिकतर जो है सरफेस फिनोमिनन ही होती है। पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंजेस टू वेपर स्टेट। अगर इसके फैक्टर की बात करें तो हमारे पास फैक्टर है द रेट ऑफ एवोपरेशन डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। जो रेट ऑफ एवोपरेशन है यानी कि जब हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं तो एवोपरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन। जैसे कि हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी बढ़ जाएगा। जैसे जो कप है, अगर हम कप की बात करें, कप में जो चाय है उसको अगर हम प्लेट में डाल दें, सॉसर जैसे हम कहते हैं, अगर उसमें डाल दें तो उसका एरिया बढ़ गया और वो ज़्यादा एवोपरेट होगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा। दूसरी बात करें इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन। जैसे जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ एवोपरेशन भी बढ़ेगा। जैसे इन समर की बात करें, जून महीने की, इसमें जो हीट होती है वो ज़्यादा होती है। इस कपड़े, जैसे कि हम कपड़े छत पे डालते हैं सुखाने के लिए तो वो जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसी वजह से रेट ऑफ एवोपरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ ह्यूमिडिटी। जो ह्यूमिडिटी है उसको हम हिंदी में कहते हैं नमी। अगर हमारे एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वो रेट ऑफ एवोपरेशन को कम कर देता है। इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन। अगर हम हवा की गति को बढ़ा दें तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी बढ़ जाता है। जैसे बरसात में हमारे कपड़े नहीं सूख पाते तो हम क्या करते हैं, उसे घर में रूम में लेके आते हैं, कूलर चला देते हैं, फ़ैन चला देते हैं, विंड स्पीड बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा रेट ऑफ एवोपरेशन भी बढ़ जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। जो एवोपरेशन होता है वो हमें ठंडक भी देता है। कैसे? व्हेन अ लिक्विड एवोपरेट, जब कोई लिक्विड एवोपरेट होता है, इट द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। जो लिक्विड होता है वो अपने आसपास से जो हीट होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। सो सराउंडिंग बिकम कोल्ड। तो इसी वजह से जो हमारा वातावरण होता है आसपास का वो ठंडा होना शुरू होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग एवोपरेशन वाटर एब्जॉर्ब्स हीट मेक्स द हॉट सरफेस कूल। जैसे कि हम गर्मियों में अक्सर बाहर पानी डालते हैं या छत पे पानी डालते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो छत है या ज़मीन है बाहर के सरफेस है वो ठंडा हो जाता है। किस कारण? तो जो हमारा रूफ है या ओपन ग्राउंड है उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, तो वो क्या करता है, पानी एवोपरेट के थ्रू उस हीट को निकाल देता है, जिस वजह से वो सरफेस ठंडा हो जाता है। वही अगर हम बात करें डेजर्ट कूलर की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आप एक एक्टिविटी के थ्रू बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि एवोपरेशन कॉजेज कूल कैसे कूल करता है। यहाँ पे आप देखिए ये फिल्टर है, पंप है एंड फैन है। यहाँ पे देखिए ये हॉट एयर यहाँ से आई, फिल्टर है, फिल्टर में क्या है, वाटर आ रहा है, तो वाटर इस फिल्टर में यहाँ पे फिल हो गया है। तो जब ये हॉट एयर इस फिल्टर में आती है यानी पासिस होती है तो ये एवोपरेट हो जाता है।
जिस कारण जब ये फ़ैन जो है हवा खींचती है तो वो हवा कैसी होती है, कोल्ड, कूल, ठंडी होती है। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ध्यानपूर्वक मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत ही आभारी हूँ मैं। आगे भी ऐसे ही आर के कोचिंग सेंटर का सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।